एक महिला के सास ससुर जब भी अपनी पोती को देखते थे तो खुशी से भर जाते थे, क्योंकि वो बच्ची दौड़कर उनके पास आती थी और वे उसे सीने से लगाकर कहते थे कि उनकी पोती पूरी दुनिया की सबसे सुंदर पोती है। ये सुनकर बच्ची भी खिलखिला उठती थी, लेकिन घर की बहू को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ननद की बेटी जैसे ही सास ससुर के पास आती, बहू अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती, क्योंकि उसका भी एक बेटा था, पर उसकी वैसी कभी तारीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके मन में जलन इतनी बढ़ गई कि किसी भी बच्ची की तारीफ सुनते ही वो भड़क उठती थी और सुंदर बच्चियों को देखते ही उसका खून खौलने लगता था। इसी विकृत सोच ने उसे कत्ल की राह पर धकेल दिया और एक के बाद एक मासूम बच्चियां उसकी शिकार बनती चली गई। इसी दौरान एक दिन उसका अपना बेटा, सगा बेटा भी उसे कत्ल करते देख लेता है। तब उसे लगा कि चश्मदीद बच गया तो सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मार डाला, ये सोचकर कि बाकी बच्चों की तरह उसके बेटे की मौत पर भी लोग उसी के प्रति सहानुभूति रखेंगे। लेकिन एक दिन सच बाहर आ ही गया और वो महिला पकड़ी गई। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये पूरी घटना क्या है और वो कैसे पकड़ी गई। ये घटना हरियाणा के पानीपत की है, जहां पानीपत का एक थाना इसराना पड़ता है और इसराना थाना क्षेत्र का एक गांव है नौलथा, और तारीख थी 1 दिसंबर 2025। नौलथा गांव का एक लड़का अमन पुत्र सतपाल बारात के लिए तैयार था। घर से विदाई हो रही थी, महिलाएं गीत गा रही थीं और गांव से थोड़ी दूरी तक सब उसे छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान छोटे बच्चों को शगुन दिए जा रहे थे, नाम पुकारे जा रहे थे और पैसे बांटे जा रहे थे। लेकिन लगभग 6 साल की एक बच्ची विधि का नाम जैसे ही पुकारा गया, वो कहीं दिखाई नहीं दी। विधि की माँ, जो 1 साल के बच्चे को गोद में लिए थी, लगातार आवाज लगाती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो सास के पास गई और बताया कि विधि कहीं नजर नहीं आ रही। दादी तुरंत पोती को ढूंढने निकलती हैं और सबसे पहले अपने बेटे संदीप को फोन करती हैं कि क्या वो बेटी को बारात में साथ ले गया है। संदीप मना करता है और उल्टा पूछता है कि हुआ क्या। दादी बताती हैं कि काफी देर से विधि गायब है, शायद किसी दूसरी गाड़ी में बैठ गई हो। ये सुनते ही संदीप घबरा जाता है और बारात छोड़कर घर की ओर लौट पड़ता है। वो रास्ते में अपने पिता से पूछता है कि क्या विधि उनके साथ है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। खबर फैलते ही कुछ बाराती भी वापस लौट आते हैं और सभी लोग मिलकर विधि को ढूंढने लगते हैं। आसपास के बच्चों से पूछा जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी एक बच्चा बताता है कि उसने विधि को छत की ओर जाते देखा था। सुनते ही दादी घबराकर छत की तरफ भागती है और हर जगह तलाशती है। तभी उसे एक स्टोर रूम दिखाई देता है, जिसका कुंडा बाहर से बंद था। कुंडा खोलकर अंदर जाती है तो जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर वो चीख उठती है। वहां एक प्लास्टिक का टब पड़ा था, उसमें पानी भरा था और उसी में विधि मात्र 6 साल की औंधे मुंह डूबी हुई पड़ी थी, जबकि उसके पैर टब से बाहर की तरफ थे। ये देखकर समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। उनकी चीख सुनकर घरवाले और मेहमान दौड़ कर आते हैं और बच्ची की हालत देखकर माहौल रोने पीटने से भर जाता है। इसी बीच विधि के दादा पाल सिंह भी, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, पहुंचते हैं और तुरंत कहते हैं कि यह हादसा नहीं, कत्ल है। कुछ लोग इस बात पर शक जताते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पाल सिंह समझाते हैं कि टब केवल 1 फुट का है, जबकि बच्ची उससे लंबी है, वो खुद इसमें डूब ही नहीं सकती। पैर बाहर होने का मतलब है कि किसी ने पकड़कर उसका चेहरा जानबूझकर पानी में दबाया है। साथ ही स्टोर रूम का कुंडा बाहर से बंद होना साफ बताता है कि यह दुर्घटना नहीं, बल्कि सोच समझकर किया गया मर्डर है। घर वाले पूनम पर शक होने की बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसा कहा जाता है, जिस पर खुद बीतती है वही दर्द समझता है, ठीक वैसा ही हाल पाल सिंह का था। गुस्से में उन्होंने कहा कि वो इस मामले की पूरी जांच करवाकर ही मानेंगे। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और टब में मिली बच्ची की हालत देखकर उसे भी साफ लगा कि ये हादसा नहीं, बल्कि किसी अनहोनी का मामला है। अब सवाल था, ये किया किसने और क्यों? जवाब जानने के लिए पुलिस ने घर के हर सदस्य से, चाहे वो बारात में गया हो या वहीं मौजूद हो, सबकी पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान एक महिला ने एक नाम लिया, पूनम, नवीन की पत्नी, उम्र करीब 32 साल, मूल रूप से सोनीपत के भाड़ गांव की रहने वाली। उसने बताया कि घटना के समय पूनम के कपड़े पूरी तरह गीले थे, जो बिना वजह गीले नहीं हो सकते। जब उससे पूछा गया तो पहले उसने कहा कि उसे पीरियड हो रहे थे इसलिए कपड़े बदले। किसी और को उसने कहा कि दूध गिर गया था तो पानी लग गया। एक को कुछ और, दूसरे को कुछ और, ऐसे बदलते बयान पुलिस का ध्यान उसी पर टिकाने लगे। अब पूनम ही सबसे बड़ा सस्पेक्ट लग रही थी, लेकिन पुलिस बिना सबूत उसे पकड़ नहीं सकती थी। इसलिए घर की सभी महिलाओं को इकट्ठा कर एक टेस्ट जैसा माहौल बनाया गया। सभी से एक एक करके सवाल पूछे गए। जब पूनम की बारी आई तो उसका व्यवहार बिगड़ने लगा।
एक ही सवाल के हर बार अलग जवाब, जबान लड़खड़ाना, बातें बदलना, सब ने उसे और संदिग्ध बना दिया। थोड़ी सख्ती के बाद आखिरकार पूनम टूट गई और बोली, हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कारण पूछने पर उसने कहा कि उसे सुंदर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें देखकर उसका खून खौल उठता है और मन करता है कि उन्हें खत्म कर दे। पुलिस के पूछने पर उसने स्वीकार किया कि यह उसका पहला कत्ल नहीं है। ये सुनकर तो घर के लोग दहशत में आ गए। पूनम ने बताया कि उसका पहला कत्ल 13 जनवरी 2023 को हुआ था। सोनीपत के गंगाना गांव में उसकी सगी ननद पिंकी मायके आई हुई थी। साथ में उसकी 9 साल की बेटी इशिका थी। परिवार वाले इशिका की सुंदरता की तारीफ करते, जबकि उसके बेटे की उतनी प्रशंसा नहीं होती थी। जलन बढ़ती गई और एक दिन उसने मौके का फायदा उठाकर घर के पानी वाले टैंक में इशिका को धकेल दिया और तब तक बाहर नहीं निकलने दिया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पूरा दृश्य उसका 3 साल का बेटा शुभम देख रहा था। उसे डर था कि बच्चा किसी को सच न बता दे। इसी डर में उसने अपने ही बेटे को पकड़कर उसी टैंक में डाल दिया और उसे भी डुबोकर मार डाला ताकि कोई गवाह न बचे। जब ये सब हुआ तो पूनम ने तुरंत एक कहानी गढ़ दी कि पानी की टंकी में उसका बेटा गिर गया था और इशिका उसे बचाते बचाते खुद भी गिर गई। वो रो रो कर ऐसा माहौल बना देती है कि घर में कोहराम मच जाता है। सब उसे ढांढस देते हैं और कहते हैं कि जो होना था हो गया। पूनम भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और अंदर ही अंदर खुश रहती है, क्योंकि अब कोई चश्मदीद नहीं बचा था, ना उसका अपना बेटा और ना ही उसकी ननद की वो खूबसूरत बेटी जिसकी तारीफें उसे चुभती थीं। कहानी आगे बढ़ती है 18 अगस्त 2025 पर। पूनम अपने मायके सिवाहा जाती है, जहां उसके चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया रहती थी। घर में उस समय कोई नहीं था। मौका पाकर पूनम जिया को बहाने से पशुओं के बाड़े में बने पानी की हौद के पास ले जाती है और उसे पानी में दबोचकर डुबो देती है। कुछ लोगों को शक तो होता है, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं होते और इसे हादसा कहकर मामला दबा दिया जाता है। इस तरह पूनम 2 मौकों पर 3 कत्ल कर चुकी थी और किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। इसी तरह वो एक और मौके की तलाश में रहती है। शादी में जब बारात की विदाई चल रही थी और सारे लोग बच्चों को शगुन दे रहे थे, तभी उसे अवसर मिलता है। वो 6 साल की विधि को बहाने से छत पर ले जाती है। शायद किसी बच्चे ने उसे ऊपर जाते देखा भी था। जब पूनम नीचे लौटी तो उसकी साड़ी और हाथ गीले थे, जिसे एक महिला ने नोट कर लिया और पुलिस को हल्का सा शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसी शक के आधार पर जब उससे पूछताछ हुई और वो बार बार एक ही बात के अलग अलग जवाब देने लगी, तब वो पकड़ी गई। पुलिस ने जब बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि उसकी शादी 2019 में हुई थी। शादी से पहले उसने राजनीतिक शास्त्र में MA किया था और ससुराल में रहकर B.Ed भी पूरा किया था, यानी वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। हत्या के समय उसका बेटा लगभग 18 महीने का था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उसके छोटे बच्चे की परवरिश कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया। जब पुलिस ने उसके पति से बात की तो वो हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका अपना बेटा उसकी पत्नी ने मारा है। जब इशिका और जिया के बारे में बताया गया तो वो टूट गया। उसने बस इतना कहा कि अच्छा हुआ और बच्चे नहीं मारे गए, और इसी आधार पर पुलिस ने पूनम को जेल भेज दिया। पूछने पर पूनम ने यह भी कबूल किया कि उसका अगला निशाना उसका 18 महीने का बेटा और परिवार की एक और लड़की थी जिसका नाम उसने नहीं बताया। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। आगे जांच हुई तो पता चला कि वो पड़ोस के एक लड़के की आत्मा आने की बातें करती थी, मर्दों जैसी आवाजें निकालती थी और कई बार खुद ही 3 कत्ल करने की बात कह देती थी, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर तब ध्यान दिया जाता तो शायद विधि आज जिंदा होती। अब वो सलाखों के पीछे है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस ने यह भी पाया कि उत्तर प्रदेश के कैराना इलाके का एक तांत्रिक उससे संपर्क में था और उसके रोल की भी जांच चल रही है। जिया के पिता, जो पूनम के चचेरे भाई थे, सच्चाई पता लगते ही सेक्टर 29 के थाने पहुंचे और FIR दर्ज करवाई। जांच के दौरान किसी ने याद किया कि करीब 3 साल पहले पूनम ने विधि पर गर्म चाय भी डाली थी, लेकिन तब उसने पैर फिसलने की बात कहकर मामला दबा दिया था। अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती चली गई और साफ हो गया कि वो कब से क्या कर रही थी। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि कहीं उसने शादी से पहले तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, और ये भी समझने की कोशिश हो रही है कि क्या सचमुच सुंदरता से नफरत की वजह से वो इतनी बड़ी साइको किलर बन गई थी जिसने एक एक करके 4 जानें ले ली।
ये खुलासे सामने आने के बाद लोग ये सोच कर ही डर जाते हैं कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।